शुरुआत बड़ी और अहम खबर के साथ बता दें आपको, अमेरिकी लीक दस्तावेज से हुआ है ये बड़ा खुलासा कि परमाणु मिसाइल से हमला करने वाला था इजराइल। सारी तैयारियां हो चुकी थी, बस बटन दबाने की देरी थी। और ईरान पर 16 अक्टूबर को ये गाज गिरने वाली थी। ईरान पर 16 अक्टूबर को हमला करने वाला था इजराइल। जेरिको 2 मिसाइल से हमला करने की थी तैयारी। बिना न्यूक्लियर वॉरहेड्स के हमला करने वाला था इजराइल। हाइपरसोनिक गति से हमला करती है ये जेरिको 2 मिसाइल, लेकिन फिलहाल उसके बाद प्लान चेंज हो गया। इजराइल ने जो तारीख तय की थी 16 अक्टूबर की, बाकायदा किस अंदाज में अटैक करना है, कितना भीषण यह हमला होगा, किस एंगल से यह हमला होगा, सारी तैयारियां कर ली गई थी। लेकिन उसके बाद फिर ये प्लान पोस्टपोन कर दिया गया। इजरायली मीडिया के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है ईरान के खिलाफ। हालांकि अभी ये हमला पोस्टपोन बेशक से किया गया हो, लेकिन ईरान को बख्शने के मूड में इजराइल बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। ईरान के खिलाफ और भी बड़ा हमला होने वाला है। बहुत जल्द ईरान पर हमला होगा। रविवार को इजरायली कैबिनेट की बैठक में इस पर फैसला हुआ, सैनिक ठिकानों पर भी हमला करेगा इजराइल। और इसी बीच बात एक और बड़ी अपडेट की, एक और बड़ी खबर की करेंगे। इजरायली मीडिया के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि सैन्य ठिकानों पर भी इजराइल हमला करने वाला है, ताक लगाए बैठा है। ईरान के खिलाफ बहुत बड़ा हमला होगा। इजराइल बहुत जल्द ईरान पर हमला करेगा। और चूंकि देखिए, इंतजार इसी बात का था कि इजराइल ईरान को सबक सिखाएगा, बहुत जल्द सबक सिखाएगा, लेकिन किस अंदाज में सबक सिखाएगा और ये कितना भीषण हो सकता है, किस स्ट्रेटजी के साथ, किस रणनीति के साथ इजराइल ईरान पर टारगेट करता है, इंतजार सभी को था। इस बीच की बड़ी खबर इजरायली मीडिया के हवाले से सामने आ रही है कि बस अब से थोड़ा और इंतजार, जल्द ही, बहुत जल्द ईरान के ऊपर इजराइल जबरदस्त अटैक करने वाला है। और खास तौर पर ये 2-2 कह दिया गया है कि जो ईरान के सैन्य ठिकाने हैं वहां पर इजराइल टारगेट कर रहा है, वहां पर हमले करेगा। इससे पहले यह भी क्लियर कर दिया गया था इजराइल की तरफ से कि ना तो हम न्यूक्लियर ठिकानों को निशाने पर लेंगे और ना हम जो ऑयल रिफाइनरीज है ईरान के अंदर उनको निशाना बनाएंगे। ऐसे में सैन्य ठिकाने तो हमारे टारगेट पर रहेंगे ही। ये पहले भी इजराइल ने कहा था, अब भी इजराइल अपने स्टैंड पर कायम है। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड मेजर मोहम्मद अली शाह इस समय जुड़ चुके हैं। अली शाह साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शाह साहब, ये जेरिको 2 मिसाइल कैसी मिसाइल है? इससे अगर हमला हो तो क्या होगा जिसके ऊपर हमला होगा? कितनी तबाही मचेगी? कितना भीषण परिणाम देखने को मिल सकता है? और फिलहाल क्या लगता है आपको, 16 अक्टूबर को जो प्लान था इजराइल का ईरान को नेस्तनाबूद करने का, किस वजह से पोस्टपोन किया गया होगा? जी देखिए, मिसाइल जो नॉर्मल शाह साहब, मैं लौटूंगी आपके पास। एरर है, ऑडियो प्रॉब्लम है, उसको मैं दुरुस्त करवाती हूँ, उसके बाद में आऊंगी आपके पास। दरअसल मंजूरी सारी मिल चुकी है, अब बस बटन दबाने की देरी है। जेरिको मिसाइल के थ्रू, जेरिको 2 मिसाइल के थ्रू बेसिकली इजराइल जो था वो ईरान पर प्रहार करने की तैयारी में था, लेकिन ऐसा फिर हुआ नहीं। ये जो अटैक होने वाला था 16 अक्टूबर की जो तारीख तय की गई थी, उसके बाद फिर इसे पोस्टपोन कर दिया गया है। लेकिन इजरायली मीडिया के हवाले से ये जानकारी सामने आ रही है कि इजराइल चुप नहीं बैठेगा। इजराइल ने अभी बेशक से प्लान में चेंज किया हो, लेकिन ये प्लान परमानेंटली पोस्टपोन नहीं हुआ है, थोड़ा समय लग रहा है और बहुत जल्द ईरान के ऊपर ये जबरदस्त प्रहार होगा, कड़ा प्रहार होगा। दरअसल जेरिको 2 ये ईरान पर गिरने वाली थी मिसाइल। ये एक तरीके से परमाणु मिसाइल मानी जाती है। जो दस्तावेज लीक हुए हैं उससे ये बड़ा खुलासा हुआ है। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भीषण तबाही हो सकती थी। अमेरिकी खुफिया दस्तावेज लीक होने के बाद ये पता चला है कि इजराइल कितने गुस्से में था। इजराइल की मिसाइल से ईरान पर हमला करने जा रहा था और इस मिसाइल का नाम है जेरिको 2। ये एक मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है जेरिको 2।
जिसके थ्रू 16 अक्टूबर 2024 को इसी मिसाइल से हमला करने की तैयारी में इजराइल था। हालांकि इस मिसाइल में न्यूक्लियर हथियार नहीं होता है, ये यहां पर क्लियर कर देना बहुत जरूरी है। इजराइल पारंपरिक हथियार लगाकर ईरान पर जेरिको 2 से हमला करता है, और अगर ऐसा हो जाता तो चारों तरफ ईरान के अंदर तबाही ही तबाही नजर आने वाली थी। हमारे साथ और भी मेहमान जुड़ेंगे, उनसे हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अमेरिकी लीक दस्तावेजों से यह बड़ा खुलासा हुआ है, इजराइल का ईरान पर क्या प्लान है, ईरान को सबक सिखाने का, उससे बदला लेने का क्या प्लान है, यह हम आपको बता रहे हैं। इससे पहले आपको याद होगा किस तरह से 200 बैलिस्टिक मिसाइलों के थ्रू ईरान ने इजराइल पर हमला किया था, जबरदस्त अटैक किया था। उसके बाद माना जा रहा था कि अब तो बस इजराइल गुस्से में जो आग बबूला हो रहा है, जबरदस्त तरीके से वो पलटवार करने वाला है, ईरान को पूरी तरह से तहस नहस करने वाला है। और इसको लेकर इजरायली रक्षा मंत्री की तरफ से, इजरायली मीडिया की तरफ से भी, उनके हवाले से भी खबरें सामने आई थी कि बेहद गुस्से में बेंजामिन नेतन्याहू। और इसी बीच जानकारी यह भी थी कि बेंजामिन नेतन्याहू के आवास को भी निशाना बनाया गया था। हालांकि उस समय ना नेतन्याहू घर पर मौजूद थे, ना उनकी पत्नी घर पर मौजूद थी, लेकिन ये कहीं ना कहीं इंस्टिगेट करने वाली चीजें रही। ईरान को लेकर इजराइल लगातार भड़कता रहा, और अब ये जानकारी सामने आ रही है कि जेरिको 2 मिसाइल के थ्रू बकायदा 16 अक्टूबर की तारीख तय की गई थी कि ईरान को सबक सिखाया जाएगा। लेकिन उसके बाद फिर इजरायली प्लान में तब्दीली हुई, प्लान चेंज किया गया, पोस्टपोन किया गया। बेशक से प्लान पोस्टपोन हुआ हो, लेकिन इजरायली मीडिया के हवाले से बड़ी जानकारी कि बहुत जल्द अटैक होने वाला है। एक और बड़ी खबर की करेंगे बात, हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह का जो उत्तराधिकारी था वो भी ढेर कर दिया गया है। कुल मिलाकर एक एक करके जितने भी चीफ हिजबुल्लाह के बनाए जा रहे हैं, एक एक करके उनको टारगेट पर लिया जा रहा है। हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह का उत्तराधिकारी ढेर है। 19 दिनों के बाद इजराइल की तरफ से पुष्टि की गई है कि हाशिम सफीद्दीन इजरायली हमले में मारा गया है। हाशिम सफीद्दीन नसरल्लाह का चचेरा भाई था, जिसके हाथों में हिजबुल्लाह की कमान सौंपी गई थी, उसका भी खात्मा कर दिया गया है। कुल मिलाकर इजराइल ने ठाना है कि आतंक के आकाओं को एक एक करके चुन चुन कर मिटाना है, और इसी कड़ी में एक के बाद एक लगातार अटैक किया जा रहा है इजराइल की तरफ से। टारगेट्स पर लिए जा रहे हैं तमाम जितने भी सामने आकर कमान को संभाल रहे हैं हिजबुल्लाह की, वो एक एक करके नेस्तनाबूद हो रहे हैं, उनका खात्मा हो रहा है। 4 अक्टूबर को हाशिम सफीद्दीन नसरल्लाह का जो चचेरा भाई था उसका खात्मा हुआ था, और तकरीबन 19 दिनों के बाद इजराइल ने अब इस बात की पुष्टि की है। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर मोहम्मद अली शाह इस समय जुड़े हुए हैं। अली शाह साहब, मैंने आपसे सवाल किया था, ये जेरिको 2 किस तरह की मिसाइल जिसके थ्रू 16 अक्टूबर को ऑलमोस्ट अटैक वाला था ईरान के ऊपर इजराइल ने, लेकिन उसके बाद अपने प्लान में तब्दीली कर ली, और उस तब्दीली के पीछे की भी क्या वजह आप मानते हैं, ये भी बताइएगा। जी, जो जेरिको 2 जो है ये बहुत ही घातक मिसाइल है दरअसल। इसमें इसकी रेंज बहुत मतलब एक नॉर्मल मिसाइल से आगे की है, और इसका जो इफेक्ट होता है बहुत ही गंभीर होता है। और अगर मैं ज़्यादा टेक्निकलिटी में बताऊं तो फिर आपके शायद दर्शक शायद इतना समझ नहीं पाए, तो उनको इतना बताना काफी होगा कि ये बहुत ही ज्यादा घातक, एक नॉर्मल मिसाइल से ज्यादा घातक, उससे ज्यादा लंबा दूर जाने वाला, सरल भाषा में समझा रहा हूं मैं। और इससे फिर डैमेज तो ये जैसे कि ट्रम्प कार्ड होता है ना, ब्रह्मास्त्र होता है एक तरीके से। हालांकि ब्रह्मास्त्र तो न्यूक्लियर वेपन हो गए, परमाणु शक्ति हो गई, लेकिन एक तरीके से इसको तब इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं कि 16 अक्टूबर को ये जो अटैक प्लान था इजराइल की तरफ से ईरान पे, ये इस पे तब्दीली क्यों आ गई। देखिए, जब हम किसी भी युद्ध पे जाते हैं या अटैक करते हैं तो उसमें एलिमेंट ऑफ सरप्राइज बहुत जरूरी होता है कि बिना बताए आप वार कर दो दुश्मन को, जब वो दुश्मन तैयार ही नहीं है, वो रेडी ही नहीं है उसके लिए। अगर आप दुश्मन को रेडी करके धमकी दे के फिर अटैक कर रहे हैं तो मतलब जो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज है वो मिसिंग रह जाता है। तो कई सारी स्ट्रैटेजीज होती हैं अटैक से पहले जो माइंड में रखी जाती हैं। तो उसी में मैं सोचता हूं कि शायद ये
दे रिजर्व द राइट, उनका हक है कि भाई अगर वो अब करें तब करें, अपने तरीके से करें, करें क्या इस्तेमाल करें, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो वो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज को भी एक वजह ये भी हो सकती है, इसलिए उन्होंने ये डिले किया अटैक। बिल्कुल। और देखिए ऐसे में अगला सवाल ये कि जो हाइपरसोनिक स्पीड से हमला करती है जेरिको 2 मिसाइल, इसके बारे में जरा समझाएं। साथ ही साथ क्या ईरान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो इस मिसाइल को रोक सकता है या फिर नहीं, कितना सक्षम है? जी, जो हाइपरसोनिक स्पीड है इसकी, ये बहुत ही ज्यादा रफ्तार से जाता है। और जो इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जी हाँ, उनके पास तो इक्विपमेंट है उसको रोकने की। अगर लोग उनको कमजोर समझें या किसी भी दुश्मन को कमजोर समझें तो वो उनकी गलतफहमी होगी कहीं पे भी। तो हमेशा युद्ध में दुश्मन को कमजोर नहीं समझते हैं, हमेशा समझते हैं कि भाई दुश्मन तैयार है, प्रिपेयर्ड है कि अपनी जवाबी कार्रवाई करने के लिए। और जब वो दुश्मन कार्रवाई करता है, जवाबी कार्रवाई, तो वो कैसी होगी, कितनी घातक होगी, कितना भीषण होगा। तो ईरान के पास वो टेक्नोलॉजी, वो ताकत है, ऐसी बात नहीं है। कई लोग बोलेंगे कि शायद नहीं हो सकती, शायद, गोल्डन शब्द है शायद। लेकिन जब भी कोई पंगा लेता है किसी से भी आम जिंदगी में भी, उसको पता है इस पंगा लेने के अंजाम क्या होंगे, फिर भी वो जाके पंगा लेगा। और या तो लेना है पंगा या तो नहीं लेना है, क्योंकि अगर हम लेंगे तो हमें ये नुकसान पहुंचेंगे। अगर हम पंगा, तो उसी हिसाब से ईरान को पूरा मेंटली प्रिपेयर होके, उनको मालूम था कि उनके ऊपर जवाबी कार्रवाई होगी और इस प्रकार से होगी। मगर उन्होंने अटैक किया, एक तरीके से सेविंग ग्रेस भी था कि भाई अच्छा, आपने हमारे साथ ये किया, हम ये करेंगे। 1 अप्रैल को जब 130 मिसाइल ईरान ने दागे थे, तो आयरन डोम की मदद से मोस्ट ऑफ देम, और सेंट्रल इकोनॉमिक जोन में गिरे वो, यहाँ पे नुकसान नहीं पहुंचता था। एक सिंबॉलिक अटैक था वो। यहाँ पर 180 मिसाइल दागे थे ईरान ने। जब इजराइल ने बोला हम अपने तरीके से कार्रवाई करेंगे, तो जब इजराइल तैयार हो गया कार्रवाई के लिए, इजराइल को भड़क लग गई कि ठीक है, ईरान पूरी तरीके से तैयार बैठा हुआ है, उन्होंने इस बात पे डिले कर दिया होगा, ऐसा मैं समझता हूँ। अच्छा, लेकिन देखिए जेरिको 2 मिसाइल को इजराइल ने तब डेवलप करना शुरू किया जब अमेरिका ने पर्शिंग 2 मिसाइल बेचने से मना कर दिया था, ये जग जाहिर है। 1989 से ये जेरिको 2 ऑपरेशनल है, 2026 में इसको फ्लीट से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ऐसे में कितनी संभावना अलीशाह साहब कि बेशक 16 अक्टूबर का प्लान पोस्टपोन किया गया हो, लेकिन जब अगली बार इसे एग्जीक्यूट किया जाएगा तो इसी मिसाइल का अटैक किया जाए, इसी प्लान को आगे और जबरदस्त तरीके से धरातल पर उतारा जाए और ईरान को जबरदस्त सबक सिखाने की तैयारी में इसी से अटैक किया जाए, इसकी कितनी संभावना? बिल्कुल संभावना है इसमें, बिल्कुल कुछ भी मुमकिन है। और ये जो आपने जो लॉजिकली बात समझाई है, इसमें 100% संभावना है बिल्कुल। तो क्योंकि यहाँ पर एक दोनों देश अभी युद्ध पे हैं, और ईरान जो है वो खैर हुई थी तो यमन बैक्ड और ईरानियन बैक्ड भी हैं। हिजबुल्लाह जो लेबनान बैक्ड है, हमास खास तौर से जो कि मेनली शिया ऑर्गेनाइजेशन है और मेनली ईरानी बैक्ड है, तो वो भी तैयार है। तो इसमें मुमकिन है कि, और एक और चीज है कि आप टेक्नोलॉजी को देख लीजिए, टेक्नोलॉजी को हमेशा अपग्रेड करते रहना चाहिए। टेक्नोलॉजी को एक स्तर पे नहीं रखते। जैसे कि हम एग्जाम्पल देता हूँ, हर कोई समझ ले, जैसे कि हम मोबाइल लेते हैं, कार खरीदते हैं, लैपटॉप खरीदते हैं, हम अपग्रेड करते हैं कुछ टाइम के बाद। और मोबाइल पहले ये इस मॉडल आया था, फिर आगे आगे आगे। तो मिसाइल्स भी उसी तरीके से अब जब अपग्रेड करेंगे तो हो सकता है, लेकिन ऑलरेडी जेरिको 3 है इजराइल के पास, ईरान के ऊपर, उससे भी अटैक किया जा सकता है। वो और ज्यादा पावरफुल है और तगड़ी उसकी रेंज है, लेकिन जेरिको 2 का ही क्यों यूज किया जा सकता है? इसके पीछे को क्या कारण आपको समझ में आता है? जी, तो एक ही टाइम पे पूरे कार्ड्स तो नहीं खोलते टेबल के ऊपर। जैसे कि अगर मेरे पास शक्ति, मेरे पास एक और सरल भाषा में समझाता हूं मैं आपको। जैसे कि मेरे पास एक हथियार है जहां पर जिसकी रेंज है 1 किलोमीटर, और एक और हथियार है जिसकी क्षमता है 750 मीटर, और दुश्मन है ही 750 मीटर, 750 मीटर पे या 600 मीटर पे। तो मैं 1000 वाला हथियार थोड़ा इस्तेमाल करूंगा, मैं 750 मीटर वाला हथियार इस्तेमाल करूंगा, बस वही एक तरीके से पैरेलल ड्रॉ करने के लिए। यानी कि डिपेंड कर रहा है टारगेट के ऊपर, टारगेट के प्लेस के ऊपर। बिल्कुल सही फरमाया आपने, बिल्कुल सही फरमाया। बिल्कुल, ये डिपेंड करता है टारगेट पे, टारगेट की प्लेस के ऊपर, उसकी रेंज के ऊपर, उसके नुकसान होने वाले आसपास जो तबाही बचाएगा उसके ऊपर। ये सब फैक्टर्स दिमाग में रखते होते हैं।
वो मिसाइल फायर करने से पहले। ठीक है, अब चूंकि देखिए इजराइल ने हालांकि ये स्पष्ट कर दिया है कि ये दोनों ही मिसाइलें, चाहे जेरिको 2 की हम बात करें, जेरिको 3 की हम बात करें, गैर परमाणु परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है, लेकिन फिर भी वो परमाणु हथियार के थ्रू अटैक नहीं करेगा। तो फिर क्या पर्पस इस मिसाइल के इस्तेमाल करने का, क्या संदेश यहाँ पर, किस मंशा के साथ यहाँ पर इस अटैक को इजराइल अंजाम दे सकता है सर? एक तो संदेश ये जाता है कि आप ये मत समझना कि यही है शक्ति है हमारे पास, और इससे बड़ी शक्ति है, वो हम तब इस्तेमाल करेंगे जब हमें जरूरत लगती है। अभी हमें महसूस जरूरत लगती नहीं, कि अभी महसूस होती नहीं कि अभी हम वो शक्ति इस्तेमाल करें, इसे बड़ी कर शक्ति है। तो ये एक तरीके का एक मैसेज भी करने हो जाएगा। दूसरी बात, खर्चा। देखिए, अगर आपको एक और बात समझाने के लिए समझाता हूं मैं, मेरे पास अगर मेरे को पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है और मेरे पास जैगुआर गाड़ी है, और मेरे पास एट सेम टाइम अगर और कोई छोटी गाड़ी है मेरे पास, कोई और गाड़ी है, जिम्नी है, समझ लीजिए, तो मैं अगर जिम्नी में जाऊं, मेरा पेट्रोल भी बचेगा, खर्चा भी बचेगा, और मकसद भी पूरा हो जाएगा, मैं चला गया वहां पे बस। ठीक वही इसी तरीके से यहाँ पर मैं वो दिख रहा हूँ कि अक्सर क्या होता है कि एक घर में हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ी गाड़ी है और एक मिडिल लेवल गाड़ी है। हम अनुमान तौर पे मिडिल लेवल गाड़ी इस्तेमाल करेंगे। जब बड़ी गाड़ी होगी, जो कोई वीवीआईपी फंक्शन होगा, तब इस्तेमाल करेंगे उसको, हम तब रखेंगे, क्योंकि इसका खर्चा भी ऊपर मेंटेनेंस का होता है। सिमिलरली हम वो वाला हथियार तब इस्तेमाल करेंगे जब हमको ऐसी कोई नौबत लगे, बस। और वही लॉजिक है, सरल भाषा में समझाऊं तो। जाहिर तौर पर अब देखिए, ये तो अमेरिकी दस्तावेज जो लीक हो गए, जिसके थ्रू ये पता लग गया, ऐसे में क्या माना जाए, इजराइल के 16 अक्टूबर वाले प्लान को अमेरिका ने ही पोस्टपोन करवाया? अमेरिका का ही दबाव इजराइल पर हो सकता था, जिस वजह से इजराइल ने अपने कदम पीछे खींचे? ये भी बिल्कुल, देखिए, दो वजह इसको मैं देख सकता हूं। एक वजह के अटैक की पूरी प्रोग्राम बना रखा था, दस्तावेज लीक हो गए गलती से, मैं ये देख रहा हूँ गलती से लीक हो गए। अच्छा। अरे अब तो प्रोग्राम एक्सपोज हो गया, अब तो प्रोग्राम बदलते हैं। हाँ। ठीक है। दूसरी वजह मैं देख रहा हूँ कि अच्छा ये अटैक होने वाला है और इसमें अच्छा नहीं है। अच्छा, क्या ये माइंड गेम भी हो सकता है सर, कि जानबूझकर इस तरह की इंफॉर्मेशन लीक करवाए जाना, कि देखिए हम तो इस तैयारी में थे, जरूरत मत करना, तैयारी में थे तो अंजाम भी दे सकते हैं? बिल्कुल 100%, ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी हो सकता है 100%, जो माइंड गेम जैसा आपने कहा, बिल्कुल 100% सही फरमाया आपने। तो दूसरे उसी पे मैं आ रहा था। दूसरी बात ये हुई कि अब मालूम है तो हम एक मैसेज भी कन्वे कर लेंगे और हम बोल देंगे हम इस तैयारी में थे, और जानबूझ के दस्तावेज वहां से लीक करवाना कोई आसान काम तो है नहीं। ये ऐसे दस्तावेज नहीं है। अरे एग्जाम इम्तिहान में बच्चों के क्वेश्चन पेपर नहीं, वो बड़ी मुश्किल से अगर लीक भी होते हैं, हाँ। बड़ी मुश्किल से, तो ये तो बहुत बड़ा इंटरनेशनल स्तर पर एक ऐसा प्रोग्राम होगा। तो जी हाँ, कि ये हमला अच्छा नहीं होगा, तो इसको ऐसा करते हैं, इसको दस्तावेज हम लीक करवा देते हैं। हम अगर इजराइल को बताएंगे, इजराइल शायद बात ना सुने हमारी, क्योंकि आज की तारीख में इजराइल ऐसा हो गया कि वो अमेरिका की भी बात भी नहीं मानता वो। अच्छा। तो हम ये अगर लीक कर देंगे, हो सकता है कि भी अगर क्योंकि ये लीक हो गए, प्रोग्राम आउट हो गया, तो इसके लिए ये भी एक वजह हो सकती है शिल्पा जी। जाहिर तौर पर ऐसे में, लेकिन कुल मिलाकर देखिए, प्लान चेंज बेशक से हो सकता है, लेकिन ईरान को सबक सिखाने का जो जुनून इस समय इजराइल के सर पर नजर आ रहा है, माना जाए वो नहीं बदलेगा। और अगर कड़ा प्रहार होगा, जैसे कि कहा जा रहा है, रिपोर्ट्स तमाम सामने आ रही है, इजरायली मीडिया के हवाले से जानकारी सामने आ रही है कि सारी तैयारियां हैं, बस बटन दबाने की देरी है। ऐसे में क्या माना जाए, किसके बटन के दबाने की तैयारियां हैं? दोनों तरफ से मैं कहूंगा कि तैयारी तो पूरी है दोनों तरफ से, और आग लगी हुई है बराबर की दोनों तरफ पे, और जुनून इजराइल को भी है और एट द सेम टाइम ईरान को भी है। तो अब क्योंकि अब ईरान जो है वो जितने भी मुस्लिम राष्ट्र हैं उनका नेता बना जाता है, जो कि स्टेटस सऊदी अरेबिया एंजॉय करता है, वो चाहता है कि वो स्टेटस उनको भी मिले। जैसे 1979 से पहले शाह ऑफ ईरान थे वहां पे ईरान के अंदर, फिर अयातुल्लाह खोमेनी की गवर्नमेंट आई बाद में, खोमेनी गवर्नमेंट आने के बाद तो इनके जो रिश्ते थे वेस्टर्न पावर्स के साथ वो बिगड़ने शुरू हो गए, क्योंकि कट्टरपंथी में ज्यादा विश्वास करते थे। ठीक है। और शाह ऑफ ईरान की मॉडरेट टाइप गवर्नमेंट थी वहां पे, उनके रिश्ते भी वेस्टर्न पावर्स से बड़े अच्छे थे। और तो चलिए, आपकी बात मान लेते हैं, तैयारियां दोनों तरफ से है, लेकिन अगला सवाल फिर खड़ा होता है कि दोनों ही देश एक दूसरे के हमले को झेलने में कितने सक्षम हैं, दोनों ही देशों का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो कितने स्ट्रांग है। उसमें तो जाहिर तौर पर माना जाए इजराइल ही बाजी मारेगा,
ऐसे में जो ज्यादा नुकसान होगा, तहस नहस जो चीजें होंगी वो ईरान में ज्यादा होंगी। इसको 100% 100% तो नहीं कह सकते। आपको बताता हूं मैं क्यों और कैसे। देखिए 7 अक्टूबर की जो घटना हुई थी पिछले साल, बदकिस्मत घटना थी वो, जिसके अंदर ईरान ने मिसाइल दागे थे इसराइल के अंदर और इसराइल में आके गिरे भी थे। तो यानी कि लोग कहने लगे कि आयरन डोम सिस्टम इनका फेल हो गया है। आपको बताता हूं लॉजिकली हुआ क्या था। मेरी बात हुई थी एक इजरायली स्ट्रेटेजिस्ट से, उसने ये बताया कि ईरान ने रॉकेट की जो वेलोसिटी थी इतने तेज दागे तो आयरन डोम सिस्टम उनको इंटरसेप्ट कर रहा था। अच्छा। मगर इतने तेज थे वेलोसिटी, अगर वो ज्यादातर कर पाया इंटरसेप्ट, कुछ कम रॉकेट्स भी जो थे, वो कम भी बहुत थे एक्चुअली, वो ही गिरे, तो इंटरसेप्ट हुआ नहीं। अब दूसरी बात यह है कि आयरन डोम सिस्टम जो इंटरसेप्ट करता है, जो बहुत कारगर है इसराइल के पास, एक भ्रम लोगों का टूट गया कि वो बहुत कारगर है, कि भाई वो पेनिट्रेट किया जा सकता है। तीसरी बात, बहुत महंगा होता है। इट्स नॉट कि भाई कि अच्छा सिस्टम है तो हम इस्तेमाल कर लेंगे बिना किसी खर्चे के। तो अभी इसराइल भी युद्ध पे है, उसकी भी इकोनॉमी डाउन हो रही है, सेम टाइम ईरान की तो हो रही है, इसराइल की भी हो रही है। हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब ने शुरुआत में ही रूस जाहिर और तौर पर यूक्रेन इकोनॉमी पर असर पड़ रहा है, लेकिन ऐसे में एक और सवाल खड़ा होता है यहाँ पर कि 16 अक्टूबर का जो प्लान पोस्टपोन हुआ, उसके पीछे क्या हम अमेरिकी चुनाव का भी कोई कनेक्शन माने, 5 नवंबर का भी कोई कनेक्शन माने? क्या इस बात के इंतजार में पोस्टपोन करवाया गया होगा कि जरा एक बार चुनाव निपटने दीजिए, उसके बाद जो करना है कर लीजिएगा? क्या किसी तरह का कोई प्रभाव, कोई इंपैक्ट चुनावों पर पड़ सकता था 16 अक्टूबर का प्लान अगर एग्जीक्यूट हो जाता इजराइल की तरफ से? आपने बिल्कुल, मतलब आपने तीर निशाने पे मारा है, बिल्कुल 100%। देखिए 5 नवंबर को के तब के टाइम पे अमेरिका के अंदर इलेक्शन है, और अभी ऐसी बड़ी तबाही इलेक्शन से पहले। अब देखिए, अगर हम कैलेंडर को देख लें, अगर हम देख लें कमला हैरिस को देख लें, या डोनाल्ड ट्रंप को देख लें, या जो बाइडेन को देख लें, कोई भी कोई होगा, बिल्कुल। जो भी लोग लगा के। चलिए ठीक है, कुल मिलाकर अब देखने वाली बात होगी कि 16 अक्टूबर का प्लान बेशक से पोस्टपोन हुआ हो, लेकिन अब ये कब आगे एग्जीक्यूट होता है, कितनी इंटेंसिटी के साथ एग्जीक्यूट होता है, कितनी भीषण तबाही ईरान के अंदर इजराइल मचाता है, नजर बने रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रिटायर्ड मेजर मोहम्मद अली शाह साहब हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। चलिए इसके साथ इस खास कार्यक्रम में फिलहाल बस इतना ही। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।